प्लीज जे ऊसो को चैंपियन बना देना। बना दिया। प्लीज जेड कारगिल को सिंगल्स पुश दे देना। दे दिया। प्लीज जेकब फाटू को चैंपियन बना दो। ले लो। सेथ पंक रोमन के मैच में मसाला डाल दो। डाल दिया। प्लीज जो हेनरी दिला दो। दिला दिया। बैकी लिंच। लो। अब बस जॉन सीना को चैंपियनशिप दिला दो। दे दी। लेकिन मजा नहीं आया। रथ चाहिए क्या हो रथ को? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। सिर्फ रॉ का रिव्यू नहीं, रेसलमेनिया की भी बात करेंगे और स्टोरी लाइंस कहाँ जा रही है उसकी भी बात करेंगे फटाफट। सो लेट्स रोल इन। तो आज सबसे पहले बात करेंगे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन की। बैकी लिंच रिटर्न करती है और लायरा वेलकेरिया के साथ में नई वुमेन्स टैग टीम चैंपियन बन जाती है। लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बताया था कि ये चैंपियनशिप लिव और रिकेल के पास ही रहेगी जब तक लिव को कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं मिल जाती। इसीलिए जब इनका रॉ पे रीमैच होता है वहाँ पे लिव और रिकेल फिर से चैंपियन बन गई हैं। साथ ही बैकी लिंच ने लायरा के ऊपर टर्न भी कर लिया। तो बैकी लिंच के रिटर्न को खास बनाने के लिए उनको चैंपियन बना दिया था रेसलमेनिया में। अब उनकी कहानी लायरा वेलकेरिया के साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चलने वाली है। ये चीज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की थोड़ी वैल्यू को भी अपलिफ्ट करेगी। बाकी अब बात करते हैं वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की दोस्तों। तो भाई मेरे दिल की रानी सबकी सयानी और तुम सबकी भाभी इयो स्काई ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली। सो अब इयो स्काई की स्टोरी लाइन में तो चैंपियनशिप को डिफेंड करना ही है। बियंका की बात करें तो वो इस चैंपियनशिप की स्टोरी लाइन से अब हटने वाली हैं, क्योंकि जेड और नियोमी की स्टोरी लाइन में अब उनको डाला जाएगा। इन तीनों की स्टोरी लाइन अब कहाँ जाती है वो चीज तो अब नेक्स्ट मैकडाउन पे ही पता चलेगी। वहीं बात करें जेड कारगिल की, तो उन्होंने भी रेसलमेनिया के अंदर अपना मैच जीत लिया नियोमी से। लेकिन अभी नियोमी का बदला पूरा नहीं हुआ है, तो इनकी स्टोरी लाइन स्मैकडाउन पे चलने वाली है। वहीं रिया रिप्ली ने भी अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी इस रॉ पे कि वो अब फिर से वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इयो स्काई के अगेंस्ट आने वाली हैं। आज इयो स्काई और NXT की वुमेन्स चैंपियन स्टेफनी के बीच में मैच होता है। दोनों बंदी बहुत अच्छा मैच डिलीवर कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे रॉक्सेन परेज आ जाती हैं और जूलिया भी आ जाती हैं और दोनों फिर साथ में मिलके इयो और स्टेफनी के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी वहाँ पे रिया रिप्ली इयो स्काई को बचाने आ जाती हैं। बचाती तो है, लेकिन उसके साथ साथ इयो को बता देती हैं कि अभी भी वो चैंपियनशिप के पीछे ही पड़ी हैं। लेकिन दोस्तों अब मुझे लगता है कि इयो स्काई कुछ टाइम तक तो चैंपियन रहने वाली हैं और रिया रिप्ली को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप से, जब तक कि कोई बड़ा ओपोनेंट उनके सामने आके खड़ा नहीं हो जाता। वहीं WWE वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें तो उसको ट्रिफनी स्ट्रैटन ने रिटेन कर लिया। हालांकि इनकी बॉर्डर लाइन स्टोरी लाइन तो स्मैकडाउन पे ही चलने वाली है और शार्लेट फेयर के साथ हो सकता है कि ट्राई सीरीज ऑफ मैचेस हो तो 2 मैचेस और हो सकते हैं, जहां पे लास्ट मैच में शार्लेट फेयर जीत सकती हैं, क्योंकि शार्लेट फेयर अगर WWE में है और वो चैंपियनशिप के लिए ना लड़े और कहीं मिड कार्ड में दिखाई दे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। बात करें इनके रेसलमेनिया के मैच की, तो रिक फ्लेयर ट्वीट करते हैं कि ये नाइट 1 का सबसे बेस्ट मैच था। अब या तो रिक फ्लेयर ने बाकी के मैचेस देखे नहीं, या अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे थे, या ये भी मैच नहीं देखा, क्योंकि ये तो सबसे बोरिंग सबसे स्लो पेस मैच था रेसलमेनिया का। मुझे तो लग रहा था टिफनी शार्लेट के चक्कर में स्लो हो रही हैं, वरना वो स्मैकडाउन पे इतने अच्छे अच्छे मैचेस ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हैं। बाकी की इनकी कहानी कहाँ जाती है वो हम स्मैकडाउन पे देखते हैं। उसके बाद बात करें लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स के रेसलमेनिया के मैच की, तो दोनों के मैच के बीच में केरियन क्रॉस आ जाते हैं और इस चक्कर में एजे स्टाइल्स मैच को हार जाते हैं। इस बार तो रेसलमेनिया में लोगन पॉल ने भी काफी अंडररेटेड मैच डिलीवर किया। एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल थे रिंग के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ भी इतना हाई फ्लाइंग तो नहीं हुआ। बाकी रॉ पे एजे स्टाइल्स और केरियन क्रॉस के बीच में भी नोकझोंक थोड़ी बहुत दिखाई गई। अब इन दोनों की राइवलरी नेक्स्ट रॉ से स्टार्ट होने वाली है। वहीं लोगन पॉल की बात करें तो उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है, जहाँ पे लोगन पॉल बोलते हैं कि वो मैचेस के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जब भी WWE को उनकी जरूरत होगी वो मैचेस डिलीवर करने के लिए आ जाएंगे और जो भी ओपोनेंट होगा उसको हरा के ही जाएंगे। तो अब WWE को अपने नेक्स्ट इवेंट का जब प्रमोशन करवाना होगा तो लोगन पॉल को फिर से बुला लिया जाएगा। बाकी इनकी किसी के साथ पर्टिकुलरली स्टोरी लाइन तो अभी नहीं चलने वाली। अब चलिए बात करते हैं दोनों टैग टीम चैंपियनशिप्स की करंट स्टोरी लाइंस की। सो WWE टैग टीम चैंपियनशिप तो अभी स्ट्रीट प्रॉफिट के पास है, जिनको रेसलमेनिया में मैच भी नहीं मिल पाया। लेकिन जहां तक है अभी DIY, मीठे और मोटर सिटी मशीन गन के बीच में इस चैंपियनशिप को रखा जाएगा और ये साल भी इस चैंपियनशिप पे ज्यादा ध्यान मुझे नहीं लगता WWE का रहने वाला है। वहीं वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप की बात करें तो वहाँ पे एक मेजर चेंज देखने को मिला जब रेसलमेनिया में न्यू डे नए चैंपियंस बन गए। अब वॉर रेडर्स हो सकता है कि एक रीमैच और करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हारे जाएंगे। उसके बाद न्यू डे कुछ अच्छी स्टोरी लाइन दे सकते हैं इस वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के साथ। वहीं इस रॉ पे उनका अल्फा अकेडमी के साथ में मैच होता है, जहाँ पे शॉकिंगली रूसोफ का रिटर्न हो जाता है और वो अकीरा टोजावा और ओटिस का जूस निकाल देते हैं। हालांकि यहाँ पे न्यू डे और रूसोफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिखाया है, तो हो सकता है कि एक सोलो रन के लिए रूसोफ आए हो, लेकिन अगर न्यू डे के तीसरे मेंबर ऑफ रूसोफ को बना दिया
दिया जाए तो असली मजा आएगा, क्योंकि ये तीनों बंदे एक हील न्यू डे का बहुत अच्छा फैक्शन बना सकते हैं, जहां बिगी लैंगस्टन की जगह रूसेव बहुत अच्छा फिट होते हैं। करेंटली ये स्टोरी लाइन रहने वाली है कि नहीं ये तो पता नहीं चला है, लेकिन उस सेगमेंट के अंदर रूसेव का रिटर्न करवाना इस चीज को पॉसिबल बना रहा है। वहां से अब बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की दोस्तों। भाई यहाँ तो बहुत ही बड़ा चेंज हो गया, पूरा लैंडस्केप ही चेंज हो गया है। डोमिनिक मिस्टीरियो और जजमेंट डे की स्टोरी लाइन के अंदर अब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जा चुकी है। रेसलमेनिया में फिन बैलर के ऊपर भी डोमिनिक अटैक करते हैं, लेकिन उस चीज को उतना अच्छे से WWE वालों ने नहीं दिखाया, क्योंकि अभी भी फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो कहीं ना कहीं कनेक्टेड दिखाए जा रहे हैं और इस ब्रेकअप को WWE थोड़ा और डीप लेके जाने वाली है। रॉ पे आते ही पेंटा और डोमिनिक का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच भी सेट हो जाता है, जहां पे जेडी मैकडोना ने भी वापस रिटर्न कर दिया है जजमेंट डे में। आके वो डोमिनिक की मदद करते हैं और डोमिनिक अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। सो जहां तक है फिन वर्सेस डोमिनिक की कहानी धीरे धीरे बनाई जाएगी, लेकिन अभी WWE फिन को एज अ बेबी फेस धीरे धीरे टर्न कर रही है। करेंटली अगर रेसलमेनिया में फिन डोमिनिक पे अटैक कर देते तो वो बेबी फेस नहीं बन पाते और फिन बैलर ज्यादा विलन नजर आते, लेकिन अगर अब स्टोरी लाइन यहाँ से डेवलप होती है तो डोमिनिक का मतलबी साइड यहाँ से दिखाया जा सकता है, जिसकी वजह से फिन बैलर का फेस टर्न होगा और उसके बाद वो नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेंगे फेस टर्न के साथ। अब बात करें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की, तो रेसलमेनिया में बन चुके हैं ईट मैन जे उसो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। रेसलमेनिया के मैच की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बंदों के पास लिमिटेड मूव सेट्स थे, तो बार बार उनको सेम मूव्स करके ही दिखाने पड़ रहे थे। लेकिन मेन चीज ये थी कि जे उसो को इतना पुश दिया गया है कि उन्होंने गुंथर को टैप आउट करवा दिया। देखिए टैप आउट करवाया वो ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी गुंथर ने टैप आउट कर दिया। ऐसा लगा ही नहीं पूरी तरह बंदा हारा है, जस्ट ऐसे ही टैप आउट कर दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि गुंथर पास आउट हो जाते, तब लगता कि गुंथर ने भी पूरी फाइट दी है। फिर दोस्तों रॉ पे भी जे उसो ईट करते अपनी ईट पार्टी करने आते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आ गया है तुम्हारे शहर में। ईट मैं यहाँ हूँ अब। मैं यही चाहता था बचपन से, अब हूँ यहाँ। रेसलमेनिया में मैंने अपना सब दे दिया गुंथर को हराने के लिए और मैंने उसको टैप करवाया। देखो अब सीधा बोलूंगा, यही चाहिए था मुझे, अब मुझे मिल गया है। तो अब मैं हर हफ्ते आऊंगा, हर हफ्ते लड़ूंगा, काम करूंगा जैसे मैं करता आया हूँ। और तुमको अगर तुम्हारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हर हफ्ते देखना है तो बोलो ये। तभी दोस्तों वहाँ पे एंट्री होती है सैमी ज़ेन की, जो जे उसो को उनकी जीत के लिए कांग्रेचुलेट करने आते हैं। आते ही बंदे को हक करते हैं और काफी इमोशनल माहौल हो जाता है। भाई सबसे पहले तो सॉरी यार, बहुत कुछ हो रहा था तेरे और जिमी के साथ में, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। साथ ही रेसलमेनिया में भी नहीं आ पाया, वो भी काफी बुरा लगा मुझे। तुझे पता है हम दोनों को घर बैठना पसंद नहीं है, तो इसीलिए घर बैठना बहुत कठिन था मेरे लिए। और सच बताऊं तो मैं लॉस वेगस भी आता नहीं, लेकिन मुझे आना पड़ा, क्योंकि मुझे पहला बंदा बनना था जो तुझे चैंपियन बना खड़ा यहाँ देखे और बोले कितना प्राउड हूँ मैं तेरे से, तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है और तू बिल्कुल डिजर्व करता है साले। यहाँ बैठा हर बंदा जानता है कि तू कितना डिजर्व करता है ये। इसी के साथ दोस्तों दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं और वहाँ पे जिमी उसो भी आ जाते हैं सेलिब्रेट करने। आज तो पार्टी का माहौल चल रहा था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट ओपोनेंट और नेक्स्ट स्टोरी लाइन क्या होगी जे उसो की अभी ये तो पता नहीं चली है, लेकिन गुंथर के साथ अभी एक मैच रह रहा है ये जरूर पता चल जाता है, क्योंकि रॉ पे गुंथर भी आते हैं और आके सीधा कमेंटेटर से बहस करने लगते हैं। माइकल कोल को पकड़ के लॉक लगा रहे होते हैं, तभी वहां पे पैट मैकेफ्री उनको रोकते हैं और उसके बाद पैट मैकेफ्री को तो ऐसा पकड़ते हैं चौक लगा के बिल्कुल बैठ जाते हैं। 20 बंदे उनको छुड़वाने आते हैं, लेकिन बंदा छोड़ ही नहीं रहा था। अपनी पूरी भड़ास को वो पैट मैकेफ्री पे निकाल देते हैं। हो सकता है इसलिए किया गया हो कि पैट मैकेफ्री को ऑफ टीवी किया जाए उनके बिजी स्केड्यूल्स के चलते। बाकी गुंथर तो अभी एक और मैच के लिए रेडी हैं, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि जे उसो जल्दी से चैंपियनशिप हारने वाले हैं, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गए थे। अब ईट मेनिया मुझे लगता है कि समर स्लैम तक तो चलने वाला ही है और अब एक फ्रेश अपोनेंट और स्टोरी लाइन की जरूरत है जे उसो को। वहीं गुंथर को भी एक फ्रस्ट्रेटेड भालू वाली स्टोरी लाइन दे दी जाए तो सही होगा। जे तो पहली बार चैंपियन बने हैं रेसलमेनिया में, लेकिन एक बंदा है जो 17th टाइम चैंपियन बन गया है रेसलमेनिया में, जॉन सीना, जिन्होंने अपनी 17th चैंपियनशिप बड़े ही अलग अंदाज में जीती रेसलमेनिया में। भाई एंडिंग की बात करें तो वो काफी लोगों को पसंद नहीं आई और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। सबसे बड़ी बात यहाँ पे रही द रॉक का ना आना, क्योंकि अगर द रॉक आ जाते तो ये रेसलमेनिया 41 फिर भी बहुत अच्छी जा सकती थी। आई मीन खुद जॉन सीना को भी इंसिस्ट करना चाहिए था द रॉक को कि यहाँ पे आए, क्योंकि स्टोरी लाइन के अंदर मेन बंदा तो वही थे। अब आप बताओ कि सेथ, सीएम पंक और रोमन के मैच के अंदर पॉल हेमन ही ना हो तो कैसा लगेगा? वैसा ही खाली इस मैच की एंडिंग में लग रहा था।
था। हालांकि यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट को बुलाया गया और ट्रेविस स्कॉट ने अपनी पूरी पंक्ति की, लेकिन द रॉक की कमी ने इस एंडिंग को बिल्कुल बकवास बना दिया। आखिरी रेसलमेनिया थी जॉन सीना की, जॉन सीना ने अपना पूरा अच्छा दिया, कोडी रोड्स ने अपना पूरा अच्छा दिया, लेकिन रॉक ने हक दिया और फिर से द रॉक ने फैंस को धोखा दे दिया। अब उनकी नेक्स्ट एंट्री पे अगर लोगों ने चीयर किया तो लोग ही पागल हैं। फिर भी ट्रिपल एच, जिनको हम लोग इतना ब्लेम करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा करा रॉ पे। जब जॉन सीना रॉ पे 17 टाइम चैंपियन बनने के बाद भी बिना स्माइल के एंट्री लेते हैं। फुल पटाखे बज रहे हैं लेकिन बंदे के मुंह से एक स्माइल नहीं आ रही है। म्यूजिक कट कर, म्यूजिक कट करो। तू अंदर आ, ये पर्ची पकड़ और पढ़ इसको। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे बताया गया है मेरी अनाउंसमेंट थोड़ी गलत रही, मैंने बेइज्जती की है। भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत कीजिए दुनिया के सबसे बड़े, कभी ना देखे गए, 17 बार बने, आखिरी बार लॉस वेगस में खड़े हुए, आखिरी असली चैंपियन जॉन सीना। तुम साले क्या सोचते हो, फ्राइडे को मेरे को गाली दोगे और संडे को जैसे ही मैं चैंपियन बनता हूँ मुझे चीयर करोगे और मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। ऐसे ना चलती अब मेरी रिश्तेदारियां। हाँ जी, अपनी बीवी से ऐसे ही बात करता है तू? नहीं ना। अपने बच्चों के साथ ऐसे बिहेव करते हो तुम? नहीं ना। ऐसे नहीं चलती रिश्तेदारियां। बस तुम अच्छे मूड में हो, खुश हो तो मैं क्या करूं? भाड़ में जाओ तुम सारे। तुम सबके सबको एक एक को मेरे से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम में इतना गुर्दा ही नहीं कि तुम मेरे से माफी मांगो। हाँ, चिल्लाओ चिल्लाओ, और क्या कर सकते हो? टिकट लेके यहाँ बैठ के पूरी जनता वी आर सॉरी बोलने लगती है जॉन सीना को। जो लोग घर पे बैठ के सुन रहे हैं उनको बता दूं, ये बोल रहे हैं हम बिल्कुल सॉरी नहीं है जॉन सीना से। वैसे मुझे अब तुम सबसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर पूरी जनता उनको एसोल बोलने लगती है। हाँ, मैं जरूर एक पिछवाड़ा हो सकता हूँ, लेकिन तुम सब तो बेवकूफ हो। 25 साल तक जो मर्जी आया तुमने मुझे कहा, लेकिन फिर भी मैं एक स्माइल के साथ आगे बढ़ता रहा। और तुम्हें लगता है तुम्हारी बातें अब मुझे बदल देगी? 1% फर्क नहीं पड़ता अब मुझे तुम्हारी बातों का। 36 दिन थे मेरे पास इस साल की शुरुआत में और समय बड़ा बलवान है। देखो जरा कितने दिन तो कम भी हो गए। 27 दिन और फिर जॉन सीना तुम्हारी जेल से फरार। और ये 27 मैचेस की बात नहीं हो रही है, बस 27 अपीयरेंसेस की बात हो रही है। तुम बोलते हो ना मैं रेसलिंग नहीं जानता, मुझे रेसलिंग करने की जरूरत भी नहीं। बस आऊंगा और इसी तरह बकवास करके चला जाऊंगा और जैसे ही 27 से 0 होगा मेरा रेसलिंग करने का वक्त खत्म होगा। और मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम लोग कोई नया चैंपियन बना लोगे, लेकिन रियल टाइटल जो ब्रूनो समर्टिनो के पास था, जो रोमन रेंस ने 1000 दिन से ज्यादा अपने पास रखा, जो टाइटल सीएम पंक ने मेरे से जीता था, ट्रिपल एच पे था, HBK पे था, स्टोन कोल्ड पे था, वो टाइटल तो मैं अपने घर लेके चला जाऊंगा और आखिरी अनडिस्प्यूटेड रियल WWE चैंपियन रहूंगा WWE का। इसको जीतना तो कठिन था, लेकिन इसको अब रखना तो कुछ समय का ही खेल है। वो कोडी रोड्स ही था जो तुम्हें बचा सकता था, लेकिन अचानक दोस्तों उसी टाइम पे जनता कोडी रोड्स को ही बू करने लगती है। तो जॉन सीना बोलते हैं, अबे तुम साले बड़े हरामी हो। फ्राइडे को चीयर कर रहे थे उसको, संडे को चीयर किया उसको, और अब बू करने लगे उस बंदे को जिसको हम सब ने मिलकर स्टोरी फिनिश करवाई। यही तो गलत है तुम में, इसीलिए वो कोडी रोड्स हार गया कल। अब वक्त आ गया है तुम सब ये समझ लो कि इस WWE में कोई माइका लाल नहीं बचा जिसमें अभी इतना दम हो कि मुझे हरा दे। लेकिन मेरा भी दिल है और मैं कुछ खास करना चाहता हूँ तुम सबके लिए। कैमरे निकाल लो, क्योंकि लास्ट रियल चैंपियन हूँ। आरकेओ मार दिया रैंडी ओटन ने और कर दिया ऐलान जंग रैंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना का। सो ये अब क्लियर हो गया है कि पहले ओपोनेंट जॉन सीना के होने वाले हैं रैंडी ओटन। अब इस चीज ने इस रॉ को 5 स्टार बना दिया, इवन रेसलमेनिया 41 से ज्यादा खास बना दिया, क्योंकि यही तो हमें चाहिए था, रैंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना का एक एपिक बैटल। और वही एक बंदे हैं जो जॉन सीना का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हालांकि जॉन सीना रैंडी ओटन से टाइटल तो नहीं हारने वाले, कुछ ना कुछ टैक्टिक्स लगा के वो जीत ही जाएंगे, लेकिन ये कहानी हम फैंस के लिए काफी अच्छी होने वाली है। सो द रॉक ने तो हमारे बारे में नहीं सोचा और स्टोरी लाइन की ऐसी तैसी कर दी थी, लेकिन ट्रिपल एच जिनको सब गालियां दे रहे हैं उन्होंने रैंडी ओटन को यहाँ पे लाके थोड़ा सही कर दिया है स्टोरी लाइन को। फिर अब फाइनली बात करते हैं नाइट 1 के मेन इवेंट की दोस्तों, सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक के मैच की, जहां पॉल हेमन सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों को ही धोखा दे देते हैं और सेथ रॉलिंस के साथ जुड़ जाते हैं और बहुत सारे
क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। वही क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सेथ रॉलिंस रॉ पे आते हैं। मैं हूँ विजनरी, मैंने ले लिया किसी का वाइज मैन, मैंने ले लिया किसी का दोस्त, और मैं ही हूँ रेसलमेनिया के मेन इवेंट का विनर। मैं हूँ। तभी एकदम से दोस्तों वहाँ पे सीएम पंक आ जाते हैं और भिड़ जाते हैं सेथ रॉलिंस से, और पॉल हेमन को भी मारने जाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस उनको स्टॉम्प मार देते हैं। फिर रोमन रेंस की सब डिमांड करने लगते हैं, तो रोमन रेंस भी वहां जाते हैं, सेथ को स्पीयर मारते हैं और पॉल हेमन को सुपरमैन पंच मारते हैं। लेकिन तभी वहां ब्रॉन ब्रेकर आके रोमन रेंस को स्पीयर मार देते हैं और एक नया ही चैप्टर खुल जाता है इनकी स्टोरी लाइन में। रैंडी ऑर्टन के शॉकर के बाद एक और शॉकर लगता है इस रॉ पे, और इस रॉ को तो 5 स्टार बना दिया इस मूवमेंट ने। अब ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस के साथ में टीम ज्वाइन करके एक नया फैक्शन बना दिया है। अब इस फैक्शन के अंदर एक ही बंदे की कमी है, वो है ड्रू मैकिंटायर। तब जाके ये 3 बंदे मिलकर एक ऐसा घातक फैक्शन बना सकते हैं जो WWE में बहुत अच्छा साबित होगा। वहीं ब्रॉन ब्रेकर के लिए भी ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खैर रोमन रेंस तो अब लिमिटेड आने वाले हैं, तो इस स्टोरी लाइन को अब सीएम पंक की आगे लेके जाएंगे। लेकिन अगली रॉ पे ये देखना बड़ा खास होगा कि रोमन रेंस और सीएम पंक की लड़ाई होने वाली है इस फैक्शन से, या फिर WWE कुछ नया प्लान कर रही है सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के लिए। बाकी दोस्तों ये था रॉ का रिकैप और रेसलमेनिया का रिव्यू। अब बात करते हैं दोस्तों गिव अवे के विनर्स की। पिछले 2 दिन हमने लाइव करी और वहाँ पे 10 विनर्स निकल के आए दोस्तों। साथ ही प्रेडिक्शन वीडियो में भी एक विनर निकल रहा था। तो सबसे पहले मैं 8 विनर्स को अनाउंस कर रहा हूँ जिन्होंने लाइव के अंदर जीती नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन। तो ये हैं वो 8 विनर्स। तो आप लोग नीचे दिया गया है फॉर्म, उसको फिल करें और अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। ध्यान दीजिएगा सारी डिटेल्स आराम से और ध्यान से भरें, और अगर गलत भर दें तो फिर से फॉर्म भर लें। साथ ही दोस्तों लाइव के अंदर 2 विनर्स को मिली है टी शर्ट, वो है ये बंदे। तो आप लोग टी शर्ट वाले फॉर्म को ध्यान से भर दें। बाकी दोस्तों प्रेडिक्शन वीडियो के विनर की बात करें तो वहाँ पे कोई प्रेडिक्ट सही कर ही नहीं पाया रेसलमेनिया के सारे मैचेस को सही। इस बार चैलेंज हार्ड था, इस वजह से प्रेडिक्शन हो ही नहीं पाई किसी से। लेकिन अब एक टी शर्ट बाकी है, तो उसका गिव अवे इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। सिंपल सा विनर अनाउंस करूंगा, जो भी इस वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट करेगा वो ही इस गिव अवे का विनर बनेगा। ध्यान दीजिएगा हर कमेंट के अंदर #WWE लगाना ना भूलें, और हर बार डिफरेंट कमेंट करें ताकि आपका कमेंट शो हो पाए। बाकी अब मिलते हैं आपको दोस्तों स्मैकडाउन की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सायोनारा।